हाय एवरीवन, जितने लोग आए हैं, आपने लास्ट टाइम जो लास्ट वीक की जो मीटिंग थी वो अटेंड करी थी, उसका लेक्चर देखा था। बिकॉज हमने उसी के कंटिन्यूएशन में आगे आज बनाया है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कॉजेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ लेबर, कैसे लेबर सडनली 9 मंथ्स के एंड पे स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, सब हमने डिस्कस किया था। और स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर या फिर पेशेंट को अगर मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम है मेडिकल, तो वो प्री टर्म लेबर में कैसे चली जाती है, ये सब हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस बार हम जो डिस्कस करेंगे, मैं अब स्लाइड शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम लेबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ लेबर क्यों होता है। फिर हमने पिछली बार कुछ चीजें पढ़ी थी कि पार्चुरिएंट क्या है और पार्चुरेशन क्या होता है, एंड देन व्हाट इज इफेसमेंट, व्हाट इज डायलिटेशन, डिफरेंस क्या है, ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, ट्रू पेन्स, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड फॉल्स पेन्स, ये सब हमने एक मोटे मोटे तौर पे पढ़ा था कि क्या होता है। आज हम फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्लाइड शेयर करूंगी। Right. So what happens in the physiology? There is a marked hypertrophy of and hyperplasia of the uterine muscle. Then the length at term is around 35 centimeter. Now that cannot be exactly precise with every patient क्योंकि सबका पेट की लेंथ, सबकी हाइट सब डिफरेंट होती है। बट एक नॉर्मल यूट्रस 7 to 8 सेंटीमीटर होता है जो कि आपकी जिफिस स्टर्नम तक ग्रो कर जाता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मसल फाइबर्स। देन यूट्रस एंटीरो पोस्टीरियरली और ट्रांसवर्सली ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो आपका ये जो यूट्रस का शेप होता है वो पायरीफॉर्म शेप में होता है, यानी कि उल्टी नाशपाती जब आप रखते हैं तो। ठीक है, एंड सर्वाइकल कनाल में एक थिक प्लग होता है जो कि बहुत जरूरी है बिकॉज वो थिक प्लग जो है बच्चे को एक तरह से कवर करके रखता है। उसके बीच में एम्नियोटिक मेम्ब्रेन भी होती है एंड दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। और ये प्लग जब रिलीज होता है तब शो होता है। ठीक है, तो शो होगा तभी ये प्लग रिलीज होके तभी ब्लड आता है डिस्चार्ज के साथ, और दैट टेल्स कि दैट द पेशेंट इज गोइंग इनटू लेबर। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में नाउ 3 things which are essential. 3 things which are essential for normal labor are passenger, passage and power. ये मैंने अपने YouTube के वीडियो में पहले भी बताया था। पैसेंजर इज बच्चा, पैसेज यानी कि जो यूट्राइन कनाल एंड द सर्वाइकल कनाल एंड द विजाइना है, यानी कि जिसको हम सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में पढ़ते हैं कि कनाल में यानी कि पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड पावर, पावर इज द मेन थिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, combination of retraction and contraction leads to labor, leads to descent, बच्चे को नीचे पुश करना, एंगेजमेंट होना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक ये कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन चलते रहते हैं। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। पिछली बार हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, उसको मैंने वापस कॉपी किया है। यूटोशिया और डिस्टोशिया में क्या फर्क है? यूटोशिया यानी कि नॉर्मल लेबर, यानी कि सब कुछ सही जा रहा है, बच्चा सीधा है, हेड डाउन है, टर्म पे हो रहा है 37 वीक्स के बाद, स्पॉन्टेनियस है, कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं बट एसिड इंडक्शन नहीं करना पड़ा। कोई अनड्यू लेट नहीं हो रहा है, प्रोलॉन्गेशन नहीं हो रहा है, पार्टोग्राम में बिल्कुल सही चल रहा है ग्राफ, नेचुरली अपने आप टर्मिनेट हो गया, बच्चा हो गया विदाउट एनी असिस्टेंस, फॉरसेप्स वेंटूस के बिना, कोई ब्रीच नहीं, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी। उसके बाद नेचुरली ब्लीडिंग बंद हो गई, अपने आप प्लेसेंटा बाहर आ गया हल्का सा पुश के साथ। वो हम अभी पढ़ेंगे थर्ड स्टेज में, एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट क्या होता है। कोई पीपीएच नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ, सो दैट इज नॉर्मल लेबर। राइट, इससे अलावा कुछ होता है तो दैट इज डिस्टोशिया यानी कि एबनॉर्मल लेबर। Now, this is something which I just wanted to show you कि ये मेरे को कहीं मिला ये ग्राफ। ये बेसिकली टेबल है जो बताती है कि कॉन्ट्रैक्शंस कब बिगिन होते हैं। तो जो यूट्रस का टोन होता है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वो भी चेंज होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और एक नॉर्मल नॉन लेबरिंग पेशेंट में। जिसको लेबर में नहीं है, जिसको पेन नहीं आ रहे, उस बच्चेदानी का, उस यूट्रस का टोन अलग होता है। जब वो ऑलरेडी पेन में आ चुकी है तो उसका टोन अलग होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है उस पे स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होंगे। बेस लाइन 0 कभी भी नहीं होती, 5 to 10 के बीच में हमेशा बेस लाइन इंट्रा यूट्राइन प्रेशर मेंटेन रहता है। पेनफुल तब होंगे जब ये 15 मिलीमीटर को क्रॉस करेंगे। सर्वाइकल डायलिटेशन भी 15 से शुरू हो जाता है। फंडस एक बार इतना हार्ड हो जाए कि आप अपनी फिंगर्स उसमें इंडेंट ना कर पाए, सो दैट इज 40 मिलीमीटर के ऊपर उसकी इंटेंसिटी जा चुकी है। ठीक है, ये भी हम इंटेंसिटी में पढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टोन, ये सब बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स इंटरवल, कितना इंटरवल है। तो फंडस 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी के ऊपर अगर इंट्रा यूट्राइन प्रेशर आ रहा है तो इंडेंट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 40 to 50 हो जाता है और सेकंड स्टेज में ये 100 to 120 यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
अब जो नेक्स्ट फोटो है उसमें आपको CTG दिख रहा है, दैट इज कार्डियो टोपोग्राफी। इसके ऊपर भी एक लेक्चर अलग से होगा। इसमें आपको दिख रहा है नीचे वाला जो ग्राफ है वो कॉन्ट्रैक्शंस दिखा रहा है। अब इसमें मेरे को दिख रहा है, आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, ये जो ग्राफ है जो इनकी पीक है वो 50 और 75 के बीच में, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेशेंट शायद फर्स्ट स्टेज में ही है। और ऊपर फीटल हार्ट की ट्रेसिंग दिख रही है, ठीक है। नाउ फंडल डोमिनेंस विद ग्रेजुअल डिमिनिशिंग कॉन्ट्रैक्शन वेव। मान के चलो डोमिनेंस हमेशा फंडस से स्टार्ट होगी, यानी कि फंडस से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। जब पेशेंट लेबरिंग होती है तो आप लोग जब अगर उसको मॉनिटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका यूट्रस ऊपर से टाइट होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट बोले कि मैडम पेन शुरू हो रहा है, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे यूट्रस में पेन फैल जाएगा। तो फंडस से स्टार्ट होता है, फंडल डोमिनेंस होती है। और मैंने पिछली बार भी बताया था पेस मेकर, यानी कि जहां से इनिशिएट होता है वो जहां पर ट्यूब का इंसर्शन होता है, ट्यूबल ऑस्टिया, उसके बिल्कुल पास ही पेस मेकर होता है। जैसे हमारे हार्ट में ऐसे नोड है, पेस मेकर है, जो कि हार्ट रेट को डिसाइड करती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी वेव जाती वहां से आती। इसी तरह से यूट्रस के कहते हैं राइट साइड का जो ऑस्टिया है वहां से ये वेव शुरू होती है, ठीक है। तो फंडल डोमिनेंस विद ग्रेजुअल डिमिनिशिंग कॉन्ट्रैक्शन वेव थ्रू मिड जोन, यानी कि सेंटर ऑफ द यूट्रस से लेकर लोअर सेगमेंट तक जाती है और अराउंड 10 से 20 सेकंड में पूरा फैल जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फंडस दे लास्ट लॉन्गर देन द मिड जोन, यानी कि जो फंडस का कॉन्ट्रैक्शन है, जो हार्डनेस है, वो सबसे ज्यादा रहेगी। धीरे धीरे पेन जब खत्म होता है तो नीचे से ऊपर आता है, नीचे से खत्म होना करते करते वो ऊपर फंडस तक आता है। तो फंडस से स्टार्ट होगा, नीचे तक फैलेगा, फिर जब खत्म होगा तो नीचे का रिलैक्सेशन करते करते तब फंडस रिलैक्स होगा, तो लास्ट में फंडस रिलैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन लेबर थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ठीक है। ब्रैक्सटन हिक्स यानी कि इनवॉलंटरी पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि अपने आप ही यूट्रस मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि यूट्रस जब ज्यादा डिस्टेंट होता है तो यूट्रस की मसल उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। सो दे आर नॉट पेनफुल, दे आर पेनलेस एंड दे स्टार्ट इन द 7th-8th मंथ। पेस मेकर मैंने बताया ट्यूबल ऑस्टिया आपके पास होता है। इन स्पाइट ऑफ वाइड वेरिएशंस मोस्टली ऑल विल हैव दिस काइंड ऑफ पैटर्न, गुड सिंक्रोनाइजेशन फ्रॉम बोथ द हाफ्स, ठीक है। जो सिंक्रोनी होती है जो कॉन्ट्रैक्शंस की, वो दोनों हाफ ऑफ यूट्रस से बिल्कुल बराबर होती है, ये नहीं कि एक तरफ ज्यादा हो रहा है एक तरफ कम हो रहा है। फंडल डोमिनेंस रहता है। स्प्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट इज एट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज थ्योरेटिकल, एमसीक्यूज अगर आते हैं तो उसमें यूज हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये डिपोलराइज हो रहा है और 15 सेकंड के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्शन फैल जाता है। रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलरिटी आपको पता होनी चाहिए। आप पेशेंट से पूछिए कितने कितने मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। अगर वो घर से आ रही है, अगर वो कह रही है हर 5 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसको बुला लो। अगर वो बोलती है 15-15 मिनट, 20-20 मिनट से आ रहे हैं, तो फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप पेन टॉलरेट कर पा रहे हैं तो आ जाओ, तो मत आओ, और नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो तो आ जाओ, ठीक है। इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर, जो कि हमने अभी पढ़ा, 20 मिलीमीटर से ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। 15 पे, स्लाइड्स आर नॉट चेंजिंग इन द स्क्रीन, ओके। एंड देन इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर राइज करता है 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो 10 तक तो उसका टोन होता है, 10 से ऊपर जाएगा तो पेनफुल होना शुरू होता है, पेशेंट को फील होता है। और इन बिटवीन रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेशेंट टोनस में चला जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं टू मच कॉन्ट्रैक्शन। इसका एक नाम होता है, लेट मी जस्ट टेल यू, दैट इज टैकीसिस्टोल। टैकीसिस्टोल यानी कि पेशेंट को विदाउट रिलैक्सेशन कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। और ये कब होता है? जब सडनली अगर एआरएम हो जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाते हैं, यूट्रस बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया या प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया। जब हम कई बार डायलिटेशन करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन इंट्रासर्वाइकल देते हैं, तो फिर इस वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो these are the reasons which cause tachysystole and these can lead to fetal distress। बच्चे की धड़कन की कमी आ जाती है, तो ऐसे में आपको फॉरन यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए कुछ देना पड़ता है। नहीं होता है तो हाथों हाथ पेशेंट को सिजेरियन में लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कॉजेज ऑफ पेन। नाउ कॉजेज ऑफ पेन क्या क्या है? मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि हार्ट में जब एंजाइनल पेन आता है तो क्या होता है? जब मसल क्राई करती है ब्लड के लिए, तो वैसे ही यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ब्लड वेसल्स दब जाएंगे। तो जो क्राइंग मसल होती है, जो मसल रोती है ब्लड के लिए, क्राइंग मसल्स, दे कॉज पेन। दिस सेम थिंग हैपेंस इन द हार्ट, एंजाइनल पेन। तो मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया। देन
स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, क्योंकि यूट्रस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो ऊपर का जो फंडस पे जो पेरिटोनियम है वो स्ट्रेच करेगा, तो जो नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी। स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग डायलिटेशन एंड कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लियन। सर्विक्स के चारों तरफ गैंग्लिया होते हैं, जो कि हम बाद में ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे, और ये गैंग्लिया स्टिमुलेट होते हैं। अब ये गैंग्लिया जहां जहां सप्लाई करेंगे वहां तक पेन जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पेन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन विल बी अलोंग द क्यूटेनियस नर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T10 to L1। T10 यानी कि थोरैक्स का जो T10 है से लेते लेते लंबर 1 यानी कि लोअर बैक। देन पेन और सर्वाइकल डायलिटेशन, ये जाएगा रेफर्ड टू बैक थ्रू द सेक्रल प्लेक्सस, तो ये जाता है बिल्कुल टिप ऑफ द कॉक्सिक्स यानी कि बिल्कुल आपके टेल बोन तक पेन जाता है, और एकदम पॉटी जैसा सेंसेशन, पेशेंट को स्टूल पास होने वाला सेंसेशन लगता है जब सर्विक्स ज्यादा डायलेट होता है। साथ में एक प्रैक्टिकल जो हमने देखा गया, सर्वाइकल डायलिटेशन कॉजेज वॉमिटिंग। पेशेंट अगर वॉमिट कर रही है ड्यूरिंग लेबर, इसका मतलब सर्विक्स डायलेट हो रहा है, जल्दी डायलेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट लेबर हो रहा है, फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, तो वो और ज्यादा उसको वॉमिटिंग और नोजिया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस स्लाइड का। नेक्स्ट स्लाइड है फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आर दे आर ओनली वैलिड इन कॉम्बिनेशन, यानी कि टोन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये चारों चीजें साथ में जब हम देखेंगे, जब चारों चीजें साथ में मैनेज करेंगे और मेजर करेंगे तो उसका मतलब बनता है। सिर्फ टोन, सिर्फ इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है। सो जो टोन है that is what, that is the intrauterine pressure in between contractions। contractions के बीच में जो pressure maintained है, that is tone। it is inversely proportional to relaxation। very simple, अगर relax होगा तो tone का tone ज्यादा होगा। so this slide is showing you the tonus and then the intensity। intensity is the degree of uterine systole gradually increases maximum in the second stage। intensity हमने अभी पढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज में 40 to 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक जाता है, सेकंड स्टेज में ये जाता है 100 से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी, यानी कि इंट्रायूट्राइन प्रेशर बहुत तेज, बहुत हेवी चाहिए, तभी जाके बच्चा बाहर निकलेगा सेकंड स्टेज में। ओके, सो टोन क्या है, 2 to 3 मिलीमीटर होता है क्वीसेंट स्टेज में, यानी कि जब बिल्कुल भी पेन नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब पेशेंट लेबर में नहीं है तो 2 to 3 मिलीमीटर होता है। फर्स्ट स्टेज में ये 8 to 10 मिलीमीटर हो जाता है। एंड फैक्टर्स जो कि टोन को गवर्न करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना है, साथ ही में डिस्टेंशन कितना है यूट्रस का अंदर, ट्विन प्रेगनेंसी है या बहुत ज्यादा लाइकर है, उस सब की बेसिस पे टोन डिसाइड करते हैं। जब पेशेंट कई बार आपको चेक कराने आती है एंटीनेटल पीरियड में, तो आप उसके यूट्रस पे हाथ रख के फील करके बता सकते हैं कि ये यूट्रस रिलैक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसका टोन ज्यादा है, बहुत हार्ड फील हो रहा है, तो या तो उसका लाइकर बहुत ज्यादा है, लाइकर बहुत कम है, या फिर ओवर डिस्टेंट यूट्रस है, या फिर उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मसल्स का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी जैसे कि मैंने बताया 40 to 50 मिलीमीटर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में ये हो जाती है 100 to 120, थर्ड स्टेज में भी ये करीब करीब 100 से 120 ही रहती है। बच्चे के निकलने के बाद भी इतना ही प्रेशर रहता है, लेकिन उस समय पेन कम हो जाता है क्योंकि स्ट्रेचिंग कम हो जाती है। बच्चा निकल जाता है 3-3.5 किलो का बच्चा, साथ में पानी निकल जाता है, तो जब इतना सारा फ्लूइड और बच्चा बाहर निकल जाते हैं तो डिस्टेंशन कम हो जाता है, तो पेन कम हो जाता है, बट प्रेशर उतना ही रहता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मीटिंग जैसे ही बंद हो जाएगी आप लोग वापस लॉग इन करिएगा, क्योंकि मेरे पास इसका जो जूम का वो है ऑप्शन है, दैट इज ओनली फॉर 45 मिनट्स, तो ये बार बार बता रहे हैं कि खत्म होने वाली है, तो जैसे ही खत्म होगा आई विल रीस्टार्ट इट। ठीक है, देन थर्ड थिंग इज ड्यूरेशन। नाउ ड्यूरेशन जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें 30 सेकेंड्स का होता है, यानी कि आधे आधे मिनट के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जब ये 1-1 मिनट तक लास्ट करते हैं, 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट, दैट इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन। तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर या फिर माइल्ड, मॉडरेट एंड गुड कॉन्ट्रैक्शन जो हम बोलते हैं, गुड कॉन्ट्रैक्शंस दे शुड लास्ट एटलीस्ट 45 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी शुरू में पेशेंट बोलेगी 15-15 मिनट में आ रहे हैं, सेकंड स्टेज में ये एवरी 2-3 मिनट में आते हैं, एवरी 2 to 3 मिनट्स से कम, एंड दैट इज एग्जैक्टली द ऑप्टिमम टाइप ऑफ पेन व्हिच वी नीड टू गेट द बेबी आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो दीज आर द 4 क्राइटेरिया: टोन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है retraction. Now what is retraction? Retraction is permanent shortening of the uterine muscle fiber. Retraction की जो property है that is only in uterus, ठीक है, और किसी भी organ में, किसी भी muscular organ में ऐसी property नहीं है। Contraction और retraction में क्या फर्क है? Contraction में temporarily reduce होती है size, क्योंकि contract कर रहे हैं, फिर वापस relax होती है, वापस अपने size में चला जाता है। Retraction में it is a permanent shortening, ठीक है।
नेट इफेक्ट्स ऑफ रिट्रैक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट. लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज द part between the anatomical internal os and the histological internal os. इसका डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगी. सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेटेशन में भी रिट्रैक्शन का बहुत बड़ा हाथ है. इट मेंटेन्स द डिसेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही होता जाएगा तो बाद में जैसे ही रिलैक्स होगा बच्चा वापस ऊपर आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन के समय बच्चे को नीचे पुश करेंगे, जैसे ही मसल फाइबर रिलैक्स हुई वापस बच्चा ऊपर पिंग पोंग बॉल की तरह आ जाएगा. तो क्योंकि रिट्रैक्शन भी साथ साथ हो रहा है, कुछ मसल फाइबर्स परमानेंटली शॉर्ट हो रहे हैं, तो वो बच्चे को उसी पोजीशन में रख रहे हैं, ऊपर नहीं आने दे रहे. ठीक है. देन बाद में एक्सपल्शन के समय भी रिट्रैक्शन का काम है. रिड्यूसेस द सरफेस एरिया. प्लासेंटल सेपरेशन भी रिट्रैक्शन की वजह से होता है. अगर रिट्रैक्ट नहीं होगी मसल, सरफेस एरिया कम नहीं होगा परमानेंटली, तो प्लासेंटा निकलेगा ही नहीं, वो वापस वहीं का वहीं फंसा रह जाएगा. इफेक्टिव हीमोस्टेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में जहां हमको हीमोस्टेसिस चाहिए, उसमें अगर रिट्रैक्शन नहीं होगा, परमानेंटली यूट्राइन मसल फाइबर ऐसे अपने आप को जकड़ेंगे नहीं और परमानेंटली शॉर्ट नहीं होंगे, तो जो अंदर के ब्लड वेसल्स है वो दबेंगे नहीं और ब्लीडिंग कंटिन्यूअस चलती रहेगी, क्योंकि साइनसेस ओपन हो जाएंगे. ठीक है. Coming to next slide, stages of labor. Now, stages of labor. First stage is the onset of true labor. Pain till full dilatation. Okay, so starting of labor pain, उस समय भले पेशेंट 1 फिंगर हो 2 फिंगर हो, बट स्टार्ट हो गए लेबर पेन, जिसको कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि क्यों स्टार्ट होते, till she is completely fully dilated, that is 10 centimeter. Now 10 centimeter is just an arbitrary finding, an arbitrary measurement that has been given in the books, और इसको हम सब रट चुके हैं क्योंकि हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो 1 फिंगर डायलिटेशन, 2 फिंगर डायलिटेशन इज अराउंड 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 फिंगर लूज में 3 to 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिपेंड करता है कितनी फिंगर खुल रही. दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, इस तरह से करते. जब सर्विक्स बिल्कुल फील नहीं होता, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज. इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि पूरी तरह से हम डायलिटेशन पे निर्भर है कि कब तक डायलिटेशन फुल नहीं हो जाता. एवरेज ड्यूरेशन प्राइमीज में 12 घंटे की रहती है और मल्टीज में ये 6 घंटे, यानी कि आधा. तो जल्दी होता है, बट दिस कैन वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ठीक है. नाउ इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज क्या क्या? दिस इज वेरी थ्योरेटिकल, लेट्स गो थ्रू दिस वेरी क्विकली. 3 इवेंट्स होते हैं फर्स्ट स्टेज में, डायलिटेशन, इफेसमेंट एंड लोअर सेगमेंट. जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, जो कि 7th 8th मंथ से बनना शुरू करता है, वो कंप्लीट फुल बन जाता है टिल द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज तक आते आते लोअर यूट्राइन सेगमेंट करीब करीब 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, बिल्कुल सिलेंडर फॉर्म हो जाता है. और नॉट एग्जैक्टली रियली सेकंड स्टेज, यू कैन से लेबर तक आते आते 9 मंथ्स के एंड तक आते आते लोअर यूट्राइन सेगमेंट पूरा बन जाता है. क्योंकि जब आप सिजेरियन करते हैं, आपको यूट्राइन सेगमेंट, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, अलग से दिखता है. अपर सेगमेंट इतना मोटा होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट इतना पतला होता है, उसको काटते ही बच्चे का सिर दिख जाता है, एकदम पतला पेपर जैसा होता है. ठीक है. अब डायलिटेशन और इफेसमेंट क्यों होता है? सर्विक्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो सर्विक्स के हैं वो है स्मूथ मसल्स, जो कि 5 to 20% रहती है, साथ ही में कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है. अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं? ये चेंजेस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन. ये 3 मेजर हार्मोन्स हैं. रिलैक्सिन मैंने बताया तो ओवरी से निकलता है और ये जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो सारे जॉइंट्स रिलैक्स होंगे, प्यूबिक सिम्फिसिस थोड़ा सेपरेट होगा, तभी बच्चों को जगह मिलेगी बाहर निकलने की. ठीक है. फैक्टर्स फेवरिंग स्मूथ डायलिटेशन. पहली बात तो मैं आपको बता दूं क्या चेंजेस होते हैं. ये 3 मुझे बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस लगे, जो कि मुझे लगता है आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. वाइवा में शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, थ्योरेटिकल है ज्यादा, और मोरओवर प्रैक्टिकली भी इसका कोई पॉइंट नहीं है. बट जो लोग एमसीक्यूज कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा हो जाता है, डर्मेटिन सल्फेट एंड कोलेजन कम हो जाता है. कोलेजन इज अ टफ फाइबर, तो उसका कम होने से ही सर्विक्स सॉफ्ट होगा, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन होगा, सॉफ्टनेस की वजह से वो डायलिटेशन शुरू हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस? इंक्रीज इन हाइलुरोनिक एसिड, डिक्रीज इन डर्मेटिन सल्फेट एंड डिक्रीज इन कोलेजन. ये 3 चीजें चेंजेस होते हैं. नाउ इसमें मैंने स्लाइड में आपको दिखाया फैक्टर्स फेवरिंग स्मूथ डायलिटेशन इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, क्योंकि फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी से सारी चैडविक साइन जो आप देखते हैं, एकदम ब्लूइश डिस्कलरेशन कंजेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है. इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट. अगर आप एक प्रेग्नेंट यूट्रस का सर्विक्स देखेंगे और एक नॉन प्रेग्नेंट का देखेंगे, तो देयर इज अ marked difference in the color, in the softening, in the texture जो आप फील करते हैं, तो पूरी तरह से पूरा चेंज हो जाता है. एंड द कोलेजनेसिस एंड इलास्टेज फाइबर्स जो है ये बहुत ज्यादा उस समय एक्टिव हो जाते हैं. तो दिस कॉजेज सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट. ये तो हो गए इवेंट्स. एक्चुअल फैक्टर्स व्हिच कॉज सर्वाइकल डायलिटेशन आर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. ये फिगर जो है आपकी डीसी दत्ता का ही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिगर, क्योंकि फिगर मुझे कहीं और मिला नहीं.
बकेट होल्डिंग फैशन। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली जो मसल्स हैं, अगर वो ऊपर इसको पुश करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये नीचे से सर्विक्स ऐसे खुल जाएगा। सर्विक्स का खुलना इसलिए है क्योंकि उसकी मसल्स ऐसे अटैच्ड है और ऊपर वाली मसल्स ऐसे अटैच है, जैसे बकेट को होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे आप ऊपर को पुल करेंगे तो बीच में से ऐसे खुल जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बकेट होल्डिंग फैशन एंड पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। पोलैरिटी यानी कि फंडस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में से ज्यादा पुल होता है। सर्विक्स में और लोअर सेगमेंट में इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कम होते हैं। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कम होते हैं, फंडस में ज्यादा होते हैं। तो ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज्यादा पुल होगा, जिस वजह से नीचे का टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, इफेसमेंट, डायलिटेशन एंड लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ऊपर में हमको कुछ नहीं चाहिए, ऊपर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। फॉर्मेशंस ऑफ ऑल द थिंग्स हैपेंस इन द लोअर सेगमेंट एंड द सर्विक्स। तो वहां पर पोलैरिटी की बात आती है, ठीक है। सो एक्चुअल फैक्ट इज में लॉन्ग मसल ऑफ द अपर सेगमेंट attached with the circular muscles of the lower segment and the cervix in the bucket holding fashion. Each contraction will pull up, open up and shorten the and retract the cervix. So effacement, dilatation हो गया. Polarity is coordinated upper segment contraction, retraction and pushing of the fetus with lower segment and cervical dilatation. Can you see the next slide? So we were discussing the bucket holding position and the polarity of the uterus. This is one major cause which causes cervical dilatation. Second is formation of bag of membrane. Now हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, बैग ऑफ मेम्ब्रेन बेसिकली एम्नियन एंड कोरियन का एक एक्सटेंशन है जो कि पूरे यूट्रस को अंदर से कवर करता है। तो जो ऊपर फंडस का जो अटैचमेंट है दैट इज वेरी वेरी टाइट। फंडस भी बहुत टाइटली अटैच होते हैं, ये सिर्फ प्लासेंटा के साथ बाहर आते हैं, बट नीचे वाला जो अटैचमेंट है वो लूज होता है। इसीलिए जब सर्विक्स डायलेट होता है तो नीचे के जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है। सपोर्ट खत्म होते ही ये बैग की तरह बल्ज करता है, दैट इज कॉल्ड बैग ऑफ मेम्ब्रेन एंड दिस कॉजेस फर्दर डायलिटेशन। ये सर्विक्स पे और ज्यादा प्रेशर डालता है और उससे और डायलिटेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसको जब आप मेम्ब्रेन को रप्चर करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 2-3 लेयर्स होती है। कई बार एक लेयर हम रप्चर कर देते हैं तो भी फ्लूइड नहीं आता, फिर हम दूसरी लेयर को वापस रप्चर करते हैं तब जाके फ्लूइड आता है। तो एम्नियन एंड कोरियन दे आर काइंड ऑफ फ्यूज्ड टुगेदर, तो इस तरह से बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनता है। और जब बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है उसके बाद सर्विक्स का रोल आता है, बच्चे के सिर का रोल आता है। बच्चे का सिर और ज्यादा डायलेट करता चला जाता है सर्विक्स को, ठीक है। सो दिस इज हाउ डायलिटेशन हैपेंस। बैग ऑफ मेम्ब्रेन में एम्नियन एंड कोरियन आर अटैच्ड लूजली टू द रेसिडुअर्स लाइनिंग द यूट्रस एक्सेप्ट इन द इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस के पास ये बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं। डायलिटेशन से हर्निया बनता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन बाहर की तरफ लटक जाता है। वेल फ्लेक्स्ड, वेल फिटेड जो हेड होता है that gives valve like action, बॉल की तरह उसको डायलेट करता है। और जो अच्छा कई बार आपने देखा होगा जो लोग प्रैक्टिकल देखते हैं पेशेंट्स को या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स लेबरिंग नहीं होते, पेन नहीं होता, उसके बावजूद उनकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती है। तो मेम्ब्रेन रप्चर क्यों हो जाती है? जब कई बार जो बच्चा है वो ठीक से फिट नहीं होता, जैसे ये पेल्विक्स का होल है, अगर बच्चा ठीक से फिट नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ से जो बल्ज आया था, जो बीच का गैप है, यहाँ से बल्ज करके मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता नीचे। तो उसका कारण क्या होता है? एसिंक्लिटिक हेड, यानी कि सीधा नहीं आ रहा, बच्चा हल्का सा टेढ़ा है, एसिंक्लिटिक हेड है। या फिर डायरेक्ट ओपी पोजीशन में बड़ा कॉमन है। डायरेक्ट ओपी यानी कि बच्चे का जो ये वाला पोर्शन है ओपी, ये पीछे की तरफ है, सेक्रल प्रोमोटरी की तरफ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जितने भी मैल प्रेजेंटेशन है उसमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होना बिफोर लेबर बहुत कॉमन है। दैट शोज कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पैसेंजर में कुछ दिक्कत है। और जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो फिर सर्विक्स को पुश करने के लिए जो बच्चे का हेड है वो काम आता है, ठीक है। फीटल एक्सिस प्रेशर। नाउ फीटल एक्सिस प्रेशर क्या होता है? फीटल एक्सिस प्रेशर इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फीटल, स्ट्रेटनिंग ऑफ द फीटल वर्टिब्रल कॉलम। कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यूट्रस भी जो राइट साइड में डेविएटेड होता है वो सीधा हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के समय यूट्रस का जो एक्सिस है उसको वेजाइनल जो एक्सिस है, जो बर्थ कनाल है, उसके साथ मैच होना होता है। तो जो पूरा यूट्रस है वो ऐसे सीधा होके उसका जो एक्सिस है वो सीधा हो जाता है। और इसी तरह से फीटल एक्सिस प्रेशर, फीटस मान लीजिए सीधा है, उसका सिर नीचे है और बम्स ऊपर है, तो बम्स के थ्रू वो पूरा जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स द हेड। तो दैट पुशेस द बेबी इन द बर्थ कनाल अलोंग द डायरेक्शन। अगर गलत डायरेक्शन में पुश होगे तो रप्चर हो जाएगा। So basically this is what happens, this is what the mechanism of labor is, physiology of labor की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यूट्रस सीधा हो गया और उसने वहां से प्रेशर दिया इन द पोडालिक पोर्शन, यानी कि बच्चे के बीच पे प्रेशर आया और वहां से वो पूरा ट्रांसफर होता चला गया टुवर्ड्स वो ट्रांसफर होता चला गया टुवर्ड्स द, सॉरी स्लाइड्स बंद हो गया।
वहां से वो ट्रांसमिट होता चला गया टुवर्ड्स द हेड एंड दैट हेड पुशेस द सर्विक्स एंड कॉजेस dilatation and effacement. ठीक है, so this is what fetal axis pressure is. Then vis a turgo. Vis a turgo is a physics का word. It is a mechanism in which ऊपर से प्रेशर आ रहा है, साथ साथ में एक और अपवर्ड पुल हो रहा है सर्विक्स का, तो दोनों चीजें एक ही काम कर रही हैं, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ऊपर का जो प्रेशर है, जो थ्रस्ट है यूट्रस का, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द टेकिंग ऑफ द सर्विक्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सर्विक्स को डायलेट कर रहे हैं और बच्चे को नीचे पुश कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड विस अ टर्बो एंड दिस इज एब्सेंट इन ट्रांसवर्स लाइन. ऑब्वियसली ट्रांसवर्स लाइन में बच्चा जब इस पोजीशन में होता है, आधा होता है, तो कोई भी ऐसा एक्सेस नहीं बन पाता जिसके थ्रू वो विस अ टर्बो या फिर फीटल एक्सिस प्रेशर वाला जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा. तो ट्रांसवर्स लाइन में कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता लेबर का. Then coming to next, effacement. Now what are the three events happening in the first stage? Dilatation, effacement and formation of the lower segment. So effacement, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था. This is simply taking up of the cervix. आप इसमें देख सकते हैं पहले वाले में you can see a long cervix which is uneffaced. Second में it is almost fully effaced. It is actually fully effaced. इस स्लाइड में आपको dilatation दिख रहा है, one finger. Second वाली में it is around 5 centimeter and last वाली में completely dilated, क्योंकि आप नीचे से जब फिंगर से फील करेंगे आपको सिर्फ हेड फील होगा और आपको सर्विक्स बिल्कुल नहीं फील होगा. So this is 10 centimeter dilatation with full effacement. Okay. Effacement is taking up of cervix and muscular fibers of the cervix are pulled up and they merge with the lower segment. Lower segment के जो fibers हैं और cervix है वो पूरे मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं. तो जब आप full stage पे full dilatation में कभी सिजेरियन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा cervix किधर है और lower segment किधर है, पूरा ऐसे मैच हो जाता है. एंड effacement precedes dilatation, मैंने पिछले बार बताया था. प्राइमीज में पहले सर्विक्स टेकन अप होता है, पहले थिन होता है, उसके बाद डायलेटेशन शुरू होता है. बट मल्टीज में ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं. तो जो यूट्रस है, जो सर्विक्स है, वो डायलेट भी साथ साथ होता है और टेकिंग अप भी साथ साथ होती है. प्राइमीज में पहले ये ऐसे होना शुरू होता है, फिर खुलता है. ठीक है. Phenomenon is it occurs expulsion of the mucus plug occurs because of effacement. Effacement की वजह से, क्योंकि सर्विक्स थिन हो रहा है और डायलेट हो रहा है, तो जो म्यूकस प्लग अंदर भरा हुआ होता है जो इसको बच्चे को बाहर की एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, वो सडनली डिसलॉज होता है, उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है. दैट इज कॉल्ड शो एंड वेरी थिक लिक्विड कम्स आउट. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. ना लोअर सेगमेंट जो मैंने पिछले बार बताया था अभी, एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच के स्ट्रक्चर को हम लोअर सेगमेंट बोलते हैं. एनाटॉमिकल इज अबव द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस. एनाटॉमिकल क्यों? क्योंकि क्रॉस में अगर आप देखें तो वहीं से यूट्रस पतला होना शुरू हो गया, कंस्ट्रिक्शन शुरू हो गया, जो पियर का जो नेक है वो वहां से बनना शुरू हो गया. बट एक्चुअली दैट इज नॉट वेयर द सर्विक्स हैज स्टार्टेड. हिस्टोलॉजिकली उसके थोड़ा नीचे होता है जहां से सर्विक्स की मसल फाइबर स्टार्ट होते हैं और दोनों की हिस्टोलॉजी में फर्क होता है. तो ये जो बीच का जो गैप है एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल, दैट इज ओनली डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसको लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको इस्कमस भी बोलते हैं. और इसके अगर एक्सटेंट देखें लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, तो बेसिकली ऊपर इसकी रिट्रैक्शन रिंग जो फिजियोलॉजिकली बनती है वो है, और नीचे जहां से सर्विक्स स्टार्ट हो रहा है तो इसकी ऊपर वाली मार्जिन में फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट को डिवाइड करती है, और नीचे सर्विक्स है. ये इसकी लिमिट्स हो गई. फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग एंड पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग दोनों में फर्क है. पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बनती है, जो कि बिल्कुल ही ऐसी कंस्ट्रिक्शन रिंग बन जाती है और वो बच्चे को आगे जाने नहीं देती और यूट्रस वहीं का वहीं कॉन्ट्रैक्ट होकर फट जाता है, रप्चर यूट्रस हो जाता है. दैट इज डिफरेंट. ठीक है. नाउ एलयूएस फॉर्मेशन से इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? LUS relaxes, spreads and forms the birth canal. LUS का काम है रिलैक्स करना. इसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो अगर प्लासेंटा यहाँ पर डेवलप हो गया या अटैच हो गया तो प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कम होते हैं. ठीक है. सिजेरियन के समय भी ये वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा ब्लीड करता है. LSCS यहीं पर परफॉर्म करते हैं. अपर सेगमेंट में कभी भी कट नहीं लगाते अनलेस के बच्चा प्री टर्म हो. प्री टर्म यानी कि LUS बना ही नहीं है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बना ही नहीं. 7 या 8 मंथ से पहले जब सिजेरियन करते हैं तो अपर सेगमेंट में कट करना पड़ता है. ठीक है. प्लासेंटा प्रीविया यही डेवलप होता है. इसका डेसिडुअल रिएक्शन पुअर होता है, यानी कि इसमें जो डिमार्केशन है एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम की वो होती ही नहीं है. इस वजह से अगर यहाँ प्लासेंटा अटैच हो गया तो कभी कभी वो अंदर बहुत बुरी तरह से मॉर्बिडली अडेयर हो जाता है, जिसको प्लासेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, इनक्रीटा बोलते हैं. ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो कि मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा में होते हैं और उनको प्लेन ऑफ सेपरेशन नहीं मिलता. दे डोंट सेपरेट प्रॉपर्ली एंड दे कॉज लॉट ऑफ ब्लीडिंग, जनरली लीडिंग टू हिस्टेक्टमी. हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है.
पैसिव सेगमेंट होता है, मैंने बताया रिसेप्टर्स कम होते हैं, एंड पीपीएस हो जाता है प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है। देन कमिंग टू एक और चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, ड्यूरिंग लेबर डिमार्केशन ऑफ एक्टिव अपर सेगमेंट एंड रिलेटिवली पैसिव लोअर सेगमेंट बिकम्स प्रोनाउंस्ड। लेबर के समय आपको क्लियरली दिखता है कि ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो कितना मोटा है और नीचे वाला सेगमेंट कितना पतला और कम कॉन्ट्रैक्टेड है, पैसिव होता है ये। और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाती है टुवर्ड्स द 9th मंथ। अच्छा, साथ ही में अपर सेगमेंट पुल करता है सर्विक्स को अपनी तरफ, तो जब सर्विक्स डायलेट होता है तो लोअर सेगमेंट में मर्ज होता चला जाता है, तो बाद में सिलेंडर की तरह ऐसे हो जाता है, सिलेंड्रिकल शेप, और सर्विक्स में इसी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। एंड दिस कॉजेस हेड जो है इसको और स्ट्रेच और थिन करता चला जाता है। All these changes are pronounced in the late first stage, maximum in the second stage, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं फर्स्ट स्टेज के एंड पे ज्यादा होते हैं क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा इफेसमेंट डायलेटेशन हो रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्लिनिकल कोर्स, अभी हमने जो जो पढ़ा उसी को क्लिनिकली पेशेंट कैसे फील करेगा। इंटरमिटेंट पेन होगा, इंटरमिटेंट पेन होगा, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया कि इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, 40-50 मिलीमीटर मर्क्यूरी से 100 तक पहुंचेगी, ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी सॉरी कम होती चली जाएगी। अगर पहले 15-15 मिनट में आ रहे तो आप 2-2, 3-3 मिनट पे आएंगे, एंड ड्यूरेशन जो उसका लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा, जैसे इनिशियली 30 सेकंड्स का था 45 सेकंड टू 1 मिनट का हो जाएगा। शो दैट इज ब्लडी डिस्चार्ज, थिक म्यूकस प्लग, then dilatation effacement, paper thin cervix 10 centimeter dilated. When it comes in the second stage, it is completely 10 centimeters dilated. And right cervix की definition क्या है? It has to be 1.5 centimeter dilated, and ये 10 centimeter मैंने गलती से लिख दिया, sorry in the slide. It has to be 1.5 centimeter dilated and fully effaced. That is a right cervix, ठीक है? जिसको कि हम पार्टोग्राफ में पढ़ेंगे। Membrane rupture अर्ली भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया अगर एसिंक्लिटिक हेड है तो पेन शुरू होने से पहले रप्चर हो जाता है, या फिर जनरली 4, 5, 6 सेंटीमीटर में जब टेंस बैग बन जाता है तो अपने आप रप्चर हो जाता है। टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज जब पेशेंट जा रही है, जब ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, तब वो रप्चर हो जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट अगर हमको करना है, जल्दी डिलीवरी करानी है या पेशेंट को इंड्यूस करना है, ऑगमेंटेशन करना है ऑक्सीटोसिन से, तो हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करते हैं, दैट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, फर्गुसन्स रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उससे अपने आप पेन शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट को लेबर में इंड्यूस करने के लिए मेम्ब्रेन रप्चर करते हैं, ठीक है। मैटरनल फटीग बहुत ज्यादा नहीं होता, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता फर्स्ट स्टेज में, अनलेस की पेशेंट को इंटॉलरेंस हो रही है पेन की, या पेन बहुत ज्यादा है। कुछ आते हैं पेशेंट्स बिल्कुल इनटॉलरेबल पेन होता है उनको, उस वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट स्टेज इज नॉट सो टायरिंग, ठीक है। फीटल हार्ट ड्रॉप करता है क्योंकि बच्चे का सिर दबता है, बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है, दबता हुआ आ रहा है, ऊपर ज्यादा जगह होती है, नीचे जाते जाते वो बोनी स्ट्रक्चर्स में घुसना शुरू होता है, तो उसका सिर दबना शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्शन के समय जब सिर दबता है तो सीएनएस से स्टिमुलेशन होता है और फीटल हार्ट ड्रॉप करता है, फिर जैसे ही रिलैक्स होता है वैसे ही फीटल हार्ट ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर नहीं जा रहे, कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी बच्चे की धड़कन नहीं ठीक हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बच्चे में प्रॉब्लम, बच्चे में एसिडिमिया हो रहा है। ये मैंने एक डिफरेंस बताया पीआरओएम एंड पीपीआरओएम। पीआरओ में प्रीटर्म रप्चर, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और जब एक एक्स्ट्रा पी जुड़ जाता है दैट इज प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स क्यों बोलते हैं? जब पेशेंट लेबर में नहीं गई है, पेन आने से पहले 4, 5, 6 सेंटीमीटर में अभी नहीं गई है, एक्टिव फेज में ना जाने से पहले ही रप्चर हो गया, दैट इज PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये जनरली एसिंक्लिटिक हेड की वजह से होता है। और PPROM प्रीटर्म प्रीमेच्योर इज अ पार्ट ऑफ प्रीटर्म लेबर, यानी कि पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा रही है, 37 वीक से पहले है, लेबर पेन की वजह से या जो भी कारण से, इन्फेक्शन की वजह से जो भी उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, दैट इज PPROM, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन PRO एंड PPROM। इफेसमेंट में एक चीज और बताऊंगी, जब भी आप पेशेंट को लेबरिंग पेशेंट को एग्जामिन करेंगे आप देखेंगे एंटीरियर लिप सबसे लास्ट में इफेस होता है। एंटीरियर लिप पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि बच्चे का सिर कुछ इस तरह से आता है कि एंटीरियर लिप सबसे ज्यादा दबा हुआ होता है, और प्यूबिक सिम्फिसिस होती है पीछे, उसके नीचे एंटीरियर लिप दबा हुआ होता है, तो वो सबसे मोटा रह जाता है। पोस्टीरियर लिप जल्दी गायब हो जाता है, लैटरल वाली जो लिप से जल्दी गायब हो जाते हैं, एंटीरियर लिप सबसे लास्ट में जाता है। कई बार हमको उसको पुश करना पड़ता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बच्चे के सिर को नीचे लाने के लिए, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग व्हिच वी डू ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है ना। LUS फॉर्मेशन हो गया, देन व्हाट डिड वी डिस्कस इन दिस? टैक्सी सिस्टोल मैंने आपको बताया था,
In this slide I told you कि intensity कितनी होनी चाहिए for a normal optimum contraction intensity should be around 45 to 50 mm mercury. The duration should be at least 50 seconds, 45 to 50 seconds, and it should come every 2 to 3 minutes. ठीक है, तो that is proper pain, adequate pain. Now tachysystole is something जिसमें एक मिनट में हर 10 मिनट में 5 contraction आ रहे हैं, यानी कि बीच में proper relaxation नहीं मिल रहा है और contraction एक मिनट 2 मिनट तक जा रहा है और बीच में जो 1 मिनट का रिलैक्सेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में वो नहीं मिल रहा है. दैट इज टैकीसिस्टोल. आपको देख के लग जाएगा पेशेंट को कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बीच में आप बिल्कुल अपने फिंगर्स डाल के इंडेंट भी नहीं कर पा रहे यूट्रस को. दैट इज टैकीसिस्टोल. उस समय पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए जरूरी है कि आप ऑक्सीटोसिन बंद कर दें या फिर कोई यूट्राइन रिलैक्सेंट दे दें, साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालीन या व्हाटएवर, एज़ोक्सुप्रीन की ड्रिप लगा सकते हैं, रिटोड्रिन लगा सकते हैं, बस्कोपैन लगा सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है तो फिर हाथों हाथ सिजेरियन में लेना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू स्लाइड नंबर, ये हमने दिखा दिया बैग ऑफ मेम्ब्रेन कैसे रप्चर होता है, पीआरओ एंड पीपीआरओ में क्या फर्क है. नेक्स्ट कमिंग टू स्टेज 1 अगेन, दिस इज लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज. ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द पार्टोग्राम वाला लेक्चर, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक 2 हफ्ते बाद. सो लेटेंट फेज में सर्विक्स डायलिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 to 2 फिंगर्स होता है. एक्टिव फेज में जैसे कि आप देख सकते हैं सर्विक्स कंप्लीटली इफेस हो गया, ऑलमोस्ट 80-90% इफेस्ड है और डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुका है. और ट्रांजिशन फेज हम बाद में डिस्कस करेंगे जस्ट सेकंड स्टेज में जाने से पहले. स्टेज 2. Okay, now stage 2 is full dilatation of the cervix. इसको मैं एक बार स्लाइड शो में लेती हूँ. मैम नीलिमा मैम बताइएगा कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज होगा तो वापस मैं इसको छोटे फॉर्म में ले लूंगी. सो स्टेज 2 इज फुल डायलिटेशन. हाँ, अभी तक तो मैंने फुल में नहीं लिया था, मैंने फुल पे लिया है. फुल डायलिटेशन टिल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस. जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक सेकंड स्टेज होती है. फुल डायलिटेशन से बच्चे के एक्सपल्शन तक. इसके 2 फेज होते हैं. प्रोपल्सिव यानी कि जब पेशेंट पुश कर रही है, यानी कि हेड नीचे आ रहा है, पेल्विक फ्लोर तक आ रहा है, अभी पेल्विक फ्लोर पे टच नहीं हुआ है. जब पेशेंट स्टूल पास करना शुरू करती है उसको बेयरिंग डाउन सेंसेशन आते हैं, उसको लगता है उसको पॉटी जैसा लग रहा है, दैट इज इन द एक्सपल्सिव फेज. तो उस फेज तक जाने से पहले प्रोपल्सिव रहता है. यूट्रस इज पुशिंग द बेबी डाउन, डिसेंट हो रहा है, अंदर सारी चेंजेस हो रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एंड ऑल दैट. सॉरी, नॉट एक्सटर्नल रोटेशन, डिसेंट, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन सब जो होता है ये सब प्रोपल्सिव फेज में होता है. एक्सपल्सिव फेज में बच्चा बाहर आना शुरू होता है, इररेसिस्टिबल चेंजेस होते हैं, इररेसिस्टिबल डिजायर होती है टू बेयर डाउन, दैट इज कॉल्ड द एक्सपल्सिव फेज. अभी चेंज हुआ मैम स्लाइड? निर्मला मैम स्लाइड चेंज हुई? हो गई? Okay, great. So these were the 2 phases, the propulsive phase and the expulsive phase of the second stage. इसके इवेंट्स होंगे. प्रोपल्सिव में या तो एसआरएम होगा यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर अपने आप हो जाएगी, जो कि जनरली आई हैव सीन कि 6-7 सेंटीमीटर पे अपने आप हो ही जाती है, या फिर हम लोग आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं उसको लेबर पेन्स को बढ़ाने के लिए. वॉल्यूम ऑफ द यूट्राइन कैविटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, पानी निकल गया, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. उस समय नर्व रिफ्लेक्स, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, यानी कि जब सर्विक्स डायलेट होता है या फिर आप नीचे से स्टिमुलेट करते हो सर्विक्स को या एआरएम करते हो तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इसको बोलते हैं फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स. इस समय इनिशिएट होता है बेयरिंग डाउन सेंसेशन. पेशेंट को बेयर डाउन सेंसेशन आता है. कई बार आप फॉरसेप्स फिट कर रहे होते हो सेकंड स्टेज में, वेंटूज लगा रहे होते हो, आप पेशेंट को बोलते हो पुश मत करो, नहीं, वो नहीं रुक पाती. उसका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है कि उसको वो पुश करना ही पड़ता है. उसको सडनली सेंसेशंस आते हैं बिकॉज सारी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और अर्ज टू पुश होता है. साथ में काउंटर फोर्सेस भी होते हैं. अब काउंटर फोर्स क्या है? लेडीज की, विमेन की जो पेल्विक मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी इलास्टिक एंड दे हैव अ गुड काउंटर प्रेशर. अगर काउंटर प्रेशर नहीं होगा तो बच्चा तेजी से बाहर आ जाएगा सब कुछ फाड़ता हुआ. और ये जो मसल्स का रिलैक्सेशन और जो साइड बाय साइड जो काउंटर प्रेशर है अगर वो नहीं होगा तो पेल्विक मसल्स भी फट जाएंगी और बच्चे को भी जो प्रॉपर जो उसके पूरे एक्शन है, इंटरनल रोटेशन एंड बाहर आके एक्सटर्नल रोटेशन, कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म विच द our body physiology, I would say God has made our body in this way कि काउंटर प्रेशर्स की वजह से धीरे धीरे सारे चेंजेस आते हैं. धीरे धीरे ऊपर से पुश आता है, फिर नीचे से वापस बैकवर्ड पुश आता है, फिर वापस ऊपर से पुश आता है. करते करते बैलेंस करते करते द बेबी रोटेट्स एंड गोज इनटू द बर्थ कनाल एंड देन धीरे से उसका हेड बाहर आके वापस रेस्टिट्यूशन होता है एंड देन वापस एंटीरियर शोल्डर के साथ डिलीवर हो जाता है. दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर. ठीक है. So bearing down efforts, combination of the downward thrust of uterine expulsive force of the uterine contractions plus voluntary contraction of the abdominal muscle. जब patient
पुश करती है, आपको दिखेगा वो एब्डोमिनल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दिस वेरी मच लाइक कॉन्स्टिपेशन में जब पेशेंट पुश करता है, नॉट एग्जैक्टली पेशेंट, एवरीबडी व्हेन इट गोज थ्रू कॉन्स्टिपेशन, तो आपको एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके उसको पुश करना होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। दिस इसीलिए हम पेशेंट को डिलीवरी करवाते हैं तो बोलते हैं पॉटी आ रही है तो पॉटी करो, पॉटी की तरह प्रेशर लगाओ, एग्जैक्टली वही प्रेशर लगाओ। दिस इज द प्रेशर दैट शी इज फीलिंग। काउंटर अपवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बोनी एंड द सॉफ्ट टिश्यू, तो जो नीचे टिश्यूज है बोनी एंड सॉफ्ट टिश्यू, वो उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इलास्टिक रिकॉइल टेंडेंसी टू पुश बैक द फीटस इज परफेक्टली बैलेंस्ड बाय रिट्रैक्शन पावर ऑफ द यूट्रस। So contraction and retraction of the uterus, और नीचे से elastic recoil of the pelvic muscles and the bony structure of the pelvis. ठीक है? And urge to push the counter forces after delivery, uterus permanently shrinks. This is what is called retraction. Uterus वापस से उस पोजीशन में नहीं जाएगा जो 35 सेंटीमीटर का इतना बड़ा हो गया था, वो रिट्रैक्ट करते करते वापस से छोटा होते होते अपनी साइज में चला जाएगा। हाँ, वापस से 6-7 सेंटीमीटर का नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बल्कीनेस रह जाएगा आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, वापस से वो साइज नहीं आ पाता है। Now, clinical course in the second stage क्या होगा? Sustained pushing beyond contraction is discouraged. Okay, this is something which I need to tell you, that sustained pushing in between contraction should not be done because patient unnecessarily थक जाता है, उसको एसिडीमिया हो जाता है। तो जब पेशेंट बहुत ज्यादा थक गया है और उसको पेन कम आ रहे हैं और आप फॉर्सेप्स लगा चुके हैं या फॉर्सेप्स नहीं भी लगाए, तो भी उसको मना करो कि जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया तब तक पुश ना करें। जबरदस्ती पुश करेगी कुछ फायदा नहीं होगा विदाउट बेयरिंग डाउन, क्योंकि बच्चा नीचे आ गया, पेल्विक फ्लोर स्टिमुलेट हो रहा है, वो बार बार पुश करेगी, बिना कॉन्ट्रैक्शन को कुछ फायदा नहीं होगा, ना फॉर्सेप्स लग पाएगी, ना वेंटूस लग पाएगा, ना डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, प्री मैच्योर बेयरिंग डाउन अगर हो रहा है, पेशेंट को पहले से सेंसेशन आ रहा है, कई बार 2-3-4 सेंटीमीटर पे पेशेंट पुश करना शुरू कर देता है। उसका कारण ये होता है कि बच्चे की पोजीशन ज्यादा, तो जैसे मैंने ओपी पोजीशन लिखा है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट आई हैव सीन। बच्चा अगर ओपी आ रहा है, यानी कि बच्चे का सिर, कहते हैं स्टार गेजिंग बच्चा है, नॉर्मली बच्चा कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, यहाँ इसके सिर और यहाँ आंखें और नाक होती है, ऐसे करके बाहर आता है। जब बच्चा ऐसे आता है तो उसका ओपी पोजीशन होता है, तो उसमें जो ऑक्सीपुट है वो सेक्रल प्रोमोन्ट्री से नीचे आते आते रेक्टम एंड सिग्मोइड पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से पेशेंट को बार बार लगता है बे डाउन करे, बट वो फुल नहीं होती है, फुल डायलिटेशन में नहीं है तो भी वो बे डाउन कर रही है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू नोटिस इन द सेकंड स्टेज। और जो बहुत एक्सपीरियंस है उनको सूचर्स भी पता चल जाएंगे, कि बच्चे के सूचर्स से पता चल जाता है कि ओपी पोजीशन है, कि डायरेक्ट ओपी है, कि आरओपी है, कि एलओपी है। ठीक है, फीटल हार्ट विल ड्रॉप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड स्टेज में ज्यादा ड्रॉप करेगा क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बोनी पेल्विस में आ चुका है, उसके पास ज्यादा जगह नहीं है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस है। तो दिस विल हैपन कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऊपर जाएगा वैसे वैसे बच्चे का हार्ट रेट नीचे आएगा, और ये जनरली दोनों पीक्स मिल जाती है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है वैसे वैसे फीटल हार्ट वापस बेस लाइन तक जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो मैंने कैपिटल में लिखी है, डिसेंड, क्राउनिंग, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब हम पार्टोग्राफ में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, दैट विल बी अ बिग लेक्चर। ठीक है, पेशेंट डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेज इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। कीप गिविंग हर पानी, वाटर, डोंट गिव शुगर, ग्लूकोज मत दो क्योंकि अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल वगैरह सब स्टिमुलेट हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और अगर ड्रिप देनी है तो प्लेन आरएन या प्लेन नॉर्मल सलाइन देना है, ग्लूकोज नहीं देना है, डेक्सट्रोज नहीं देना है। पेशेंट का रेस्पिरेशन कम होता है, पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर दैट शी इज पुशिंग। ठीक है ना, बेयरिंग डाउन एफर्ट्स की वजह से जो एफर्ट्स लगा रही है उस वजह से उसको बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होता है। Then coming to stage 3, now human placenta is deciduate. You should know this. Deciduate यानी कि जिसको झड़ना जरूरी है। बहुत से एनिमल्स में जो ह्यूमंस नहीं है, ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स में प्लासेंटा बाहर नहीं आता है, बच्चे के बाहर आने के बाद प्लासेंटा अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमन प्लासेंटा इज डेसिडुएट, इट हैज टू कम आउट। सो एक्सपल्शन ऑफ द फीटस से लेके जब तक प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स पूरी बाहर नहीं आ जाती तब तक इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। दिस इज थर्ड स्टेज। अगर एक्टिवली मैनेज करेंगे, जो कि मैं करती हूँ, आई डोंट वेट फॉर 15-20 मिनट्स, जनरली सारे ही डॉक्टर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं कि अगर 5 मिनट में प्लासेंटा अपने आप बाहर नहीं आ रहा है, जो कि जनरली आई जाता है, 95% केसेस में आई जाता है, तो अगर नहीं आ रहे तो आप हल्का सा उसको एक कॉर्ड ट्रैक्शन दो, नीचे हल्का सा पुश करो, इतना मत करो कि कॉर्ड टूट जाए, स्नैप हो जाए, हल्का से नीचे प्रेशर दो और ऊपर यूट्रस को पुश करो। तो आप काउंटर ट्रैक्शन दोगे तो करते करते आप धीरे धीरे शेयरिंग फोर्स से उसको निकाल दोगे। ठीक है, अनलेस की प्लासेंटा मॉर्बिडली एडहेरेंट है अंदर तो नहीं निकलेगा। नाउ कभी कभी 30 मिनट से ज्यादा, आधे घंटे से भी ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग प्लासेंटा। और ऐसे केसेस में आपको पेशेंट को ओटी में ले जाके रिलैक्स करके पूरा हाथ अंदर डाल के, इतना हाथ अंदर चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है, इतने लंबे वाले ग्लव्स होते हैं,
उसको प्लासेंटा को पूरे पूरे साइड से सेपरेट करते करते बाहर निकालना होता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा मैंने कभी कभी नॉर्मल लेबर में भी किया है विदाउट एनेस्थेटाइजिंग द पेशेंट, क्योंकि अगर फुल डायलिटेशन में आपने टाइमली अपना हाथ अंदर डाल दिया तो हालांकि पेशेंट को पेन होगा, बट वो फुल डायलेटेड होती है तो उस समय आराम से हाथ चला जाता है। स्पेशली जब कॉर्ड स्नैप हो गई, आपको पता है कि अभी भी सर्विक्स खुला हुआ है, आपका हाथ जा सकता है, तो इससे पहले कि पेशेंट लैंड अप हो जाए ओटी में, उसका सर्विक्स बंद हो जाए, मेथोजिन देने से पहले फटाफट आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, so this diagram shows stage 2 and stage 3 दोनों का डिफरेंस। इवेंट्स क्या होंगे थर्ड स्टेज में? प्लासेंटल सेपरेशन विच इज ऑफ 2 टाइप्स। मैंने बताया अगर वो अपने आप नहीं हो रहे तो आप शेयरिंग फोर्स लगा के खुद भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन से जो सरफेस एरिया है प्लासेंटा का वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू में इतना नहीं होता है, बट ऑब्वियसली सेकंड स्टेज के बाद जब बच्चा निकल गया, बच्चा निकलने के बाद यूट्रस एकदम छोटा सा रह जाता है, तो सडन डिक्रीज इन द सरफेस एरिया कॉजेस एक्सपेंशन ऑफ द प्लासेंटा, प्लस प्लासेंटा में वेट होता है तो धीरे धीरे अपने आप ग्रेविटी से नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया causes placental separation along with uterine contraction and retraction and the weight of the placenta plus जो blood उसमें इकट्ठा होता चला जाता है, बिकॉज थोड़ा सा सेपरेट हुआ, थोड़ा ब्लड इकट्ठा हुआ, उसका वेट आ गया, फिर थोड़ा सेपरेट हुआ, थोड़ा क्लॉट बन गया, फिर उसका वेट आ गया, करते 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 प्लासेंटा बाहर आ जाता है। मोस्ट कॉमन जो इसका वे है सेपरेशन का, दैट इज दिस फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन दैट आई हैव शोन। ये दोनों सेम ही फोटोज है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर्ड है। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ सेपरेशन इज Schultz, that is SCHULTZE, Schultz separation, which is central separation. सेंटर से प्लासेंटा सेपरेट हुआ, बीच में ब्लड कलेक्ट हुआ, ज्यादा ब्लड बाहर नहीं आया, आपको पता नहीं चलता कितना ब्लड आ रहा है बाहर, क्योंकि आधा कलेक्ट हो रहा है, और इस ब्लड के वेट से और ज्यादा प्लासेंटा सेपरेट होता है। तो जब आप देखेंगे तो जो नीचे की जो शाइनी सरफेस है जहां पर मेम्ब्रेन्स अटैच है, कॉर्ड अटैच है, वो पहले बाहर आती है। उसके बाद जो मैटरनल साइड है जिसमें कॉटिलेडन्स है, एकदम रेड डार्क रेड कलर का है, वो बाद में बाहर आता है। और इसके साथ साथ लूज मेम्ब्रेन्स जिसके अंदर बच्चा ऑलरेडी बना हुआ था, लाइकर था, वो बलून की तरह बाहर आ जाती है इसके साथ अटैच, क्योंकि नीचे वाली मेम्ब्रेन्स लूज होती है जिसमें पूरी एमनियोटिक कैविटी कवर्ड थी। तो अब क्योंकि बच्चा निकल गया, फ्लूइड निकल गया, तो वो बलून की तरह ऐसे लटक रही है। और ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन्स है जो आप इसमें ब्लू कलर का देख रहे हो, दीज आर टाइटली अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो Schultz सेपरेशन में रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा बनता है जो कि ब्लीडिंग को ज्यादा होने नहीं देता, बाहर आती नहीं है, ब्लड लॉस भी कम होता है क्योंकि ये टैम्पोनेट की तरह एक्ट करता है, और शाइनी साइड पहले आता है, ये मोस्ट कॉमन है। जो दूसरा डायग्राम है दैट इज मार्जिनल सेपरेशन, दैट इज मैथ्यूज डंकन, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इसमें साइड से होता है तो सारी ब्लीडिंग बाहर आती है, सडन गश ऑफ ब्लीडिंग आएगा। रेट्रोप्लासेंटा का क्लॉट नहीं होता तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है क्योंकि टैम्पोनेट नहीं है। और इसमें जो मैटरनल साइड है, जो डार्क रेड कलर का कॉटिलेडन्स है, वो पहले बाहर आएंगे और शाइनी एरिया बाद में आएगा। दिस इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, जनरली पहले वाला होता है। नाउ प्लेन ऑफ सेपरेशन क्या होता है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सेपरेशन प्लेसेंटा का जो होता है, ये प्लेन बहुत जरूरी होता है, और जनरली ये स्पॉन्जियोसा यानी कि जोना स्पॉन्जियोसा विच इज द डीप स्पंजी लेयर ऑफ डेस्ट्रोआ बेसालिस, जो कि आपकी किताब में लिखा है, बट हम एम्ब्रियोलॉजी में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसी प्लेन से सेपरेट होता है, और प्लेन बहुत जरूरी है। प्लेन किसमें नहीं होता? मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा इनक्रीटा, परक्रीटा, एक्रीटा जैसे सारे 3 तरह के प्लेसेंटास होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देन प्लेसेंटा सेपरेशन हुआ, नाउ डिसेंट होगा क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साथ में मदर भी पुश कर रही है, आप पेशेंट को बोल रहे हो पुश करो, हम नीचे से खींच भी रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें प्लेसेंटा को नीचे वेजाइना तक लेकर आती है। फिर एक्सपल्शन, एक्सपल्शन इज सिंपली लूजली अटैच्ड मेम्ब्रेन्स इन द अपर सेगमेंट थ्रोन इनटू फोल्ड्स, लोअर सेगमेंट मेम्ब्रेन्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट। ये मैंने आपको बताया एकदम लूज बलून की तरह मेम्ब्रेन्स बाहर आ जाती है, और आप उसको धीरे धीरे खींचेंगे तो सारी मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी। अगर आपने तेजी से खींच लिया तो कुछ मेम्ब्रेन्स अंदर रह जाएंगी जो बाद में ब्लीडिंग कराएगी। ठीक है, क्लिनिकल कोर्स का क्या होगा थर्ड स्टेज का? इंटरमिटेंट पेन होगा, पेन कम होगा क्योंकि स्ट्रेचिंग कम हो गई है, बट प्रेशर मैंने बताया था उतना ही होता है, 100-120। यूट्रस सेपरेशन से पहले कैसा होता है? डिस्कॉइड होता है क्योंकि अंदर प्लेसेंटा है। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट ये होने वाला है, लास्ट स्लाइड है ये। सो इंटरमिटेंट पेन हो गया। यूट्रस सेपरेशन से पहले जब बच्चा निकल चुका है तो डिस्कॉइड फॉर्म का हो जाएगा, जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, स्लाइट ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड होगा, और जो कॉर्ड जो लटक रही है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। अगर आप यूट्रस को ऊपर पुश करोगे तो कॉर्ड साथ साथ में छोटी हो जाएगी, और अगर आपको यूट्रस को नीचे पुश करोगे वो भी साथ साथ में बाहर आएगी। ठीक है, क्योंकि सेपरेट नहीं हुआ है, इट इज फर्म। ठीक है, इट इज नॉट हार्ड। और सेपरेशन के बाद सडनली ब्लड निकल गया, सेपरेशन हुआ, जैसा भी हुआ, चाहे मैथ्यू डंकन से हुआ, चाहे शूल्स सेपरेशन हुआ, ग्लोबुलर राउंड कलर का यूट्रस हो गया क्योंकि राउंड टाइप का यूट्रस हो गया, बॉल जैसा, क्योंकि प्लेसेंटा बाहर आ चुका है, अब वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऊपर, फंडस फर्म हो गया, बेलॉटेबल हो गया, नाउ यू कैन बेलॉट इट। और
फंडल हाइट हल्की सी ऊंची चली जाती है क्योंकि प्लासेंटा ने नीचे का जो लोअर सेगमेंट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, वेजाइना को ऑक्यूपाई कर लिया, तो यूट्रस ऊपर पुश हो जाता है और परमानेंट लेंथिंग ऑफ द कॉर्ड हो जाती है। अगर आप यूट्रस को ऊपर पुश करेंगे तो कॉर्ड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज हाउ यू कम टू नो कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, ठीक है। और अगर आप यूट्रस को नीचे पुश कर रहे हैं तो भी कॉर्ड की लेंथ में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है 100 to 250 ml ऑफ ब्लीडिंग होती है। और यूट्राइन हाइट सेपरेशन के बाद 20 वीक्स के अराउंड हो जाती है। जनरली जब आप अपने असिस्टेंट को बताएंगे कि इसके ब्लीडिंग को मॉनिटर करो तो कैसे पता चलेगा, एक तो पहली बात वेजाइना में कभी भी गॉज मत डालो क्योंकि वो ब्लड सोक कर लेगा जो नॉर्मल ब्लड आता है और उससे यूट्रस की हाइट बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो लेट द ब्लड कम आउट एंड टेल योर असिस्टेंट की अम्बलाइकस के आसपास अगर यूट्रस है तो इतना ही रहना चाहिए। अगर नीचे ब्लड कलेक्ट हो गया, वेजाइना में हेमेटोमा बन गया या यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्ट हो गया तो वो यूट्रस को ऊपर पुश कर देगा, उसका साइज बढ़ा लगेगा। और या फिर ब्लैडर अगर फुल हो गया, पेशेंट ने अगर यूरिन पास नहीं किया, ब्लैडर फुल की वजह से भी कई बार फंडल हाइट ऊपर चली जाती है। तो ये सब चीजें हैं प्रैक्टिकल जिससे आपको पता चलता है कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। और साथ में उसका ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर लो होगा, पल्स रेट ज्यादा होगा या फिर पेशेंट को हाइपोटेंशन की सारी फीचर्स होंगे। मदर फील्स चिल्स, पेशेंट को प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद चिल्स होते हैं बिकॉज ऑफ वेसोवेगल ऑल सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, हार्मोनल गश, सडनली सारे साइनसेस ओपन हो गए, इतनी सारी ब्लीडिंग हो गई, बच्चा निकल गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो गए, तो शी गेट्स दोस चिल्स। बहुत सारी पेशेंट बहुत बुरी तरह कांपती हैं, तो उसके बाद हमको उनको चादर कंबल उड़ा के एसी बंद करके थोड़ी देर लिटाना पड़ता है। कभी कभी डायनापार यानी कि पेन किलर देने से या फिर ड्रिप बंद करने से भी फर्क पड़ता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडे। इवेंट्स इन द 4th स्टेज, इतने सारे इनन्यूमरेबल साइनसेस जो खुल जाते हैं बच्चे के निकलने के बाद, वो सडनली ब्लीडिंग शुरू कर देते हैं। फ्री सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूट्राइन एंड ओवेरियन मसल्स, जितने भी ये ब्लड वेसल्स हैं ये सारी जो खुल जाते हैं इनको दीज आर लिटरली क्लैम्प्ड। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो हमने पिछली बार देखा था, अभी मेरे पास नहीं है। लिविंग लाइगेचर क्यों बोलते हैं यूट्रस को? इट इज अ organ which is acting like a ligature, living ligature. In the living body it is acting like that and it clamps on the blood vessels and stops the bleeding. And 1 घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। नॉर्मली 10-15 मिनट में ब्लीडिंग बंद हो ही जाती है और जनरल कंडीशन पेशेंट की मॉनिटर करनी बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल चिल्स बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। थ्रोम्बोसिस, प्रेगनेंसी को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डीआईसी वगैरह पढ़ेंगे। पेशेंट के जो ब्लड के अंदर पानी भरता है दैट इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो कि बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करती है अपनी तरफ। एब्जॉर्ब इसलिए करती है क्योंकि जिससे कि जब ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। इस वजह से जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया जिसको मैं कह रही हूँ, अगर पेशेंट का ऑलरेडी 12 हीमोग्लोबिन है तो जब आप टर्म पे चेक करोगे तो 10 आएगा। तो 1 या 2 ग्राम्स का फर्क क्यों आता है? क्योंकि बॉडी वाटर रिटेंशन करवाती है जिससे ब्लड पतला हो जाए, बट कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से पेशेंट हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में चली जाती है, जो कि 4th स्टेज में अपने को धीरे धीरे पता चलता है। 1 आवर क्यों ऑब्जर्व करते हैं? अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है यानी कि पेशेंट को या तो अंदर थ्रोम्बस है या फिर कोई टिश्यू रह गया है, कोई ट्रॉमा हो गया या फिर टोन खराब हो गई। ये 4 टी हमने पिछली बार पढ़े थे, कि हम वापस पढ़ेंगे बीपीएच में, ठीक है। और एपोजिशन ऑफ द यूट्राइन वॉल्स भी एक वर्ड है, मायो टेम्पोनाड। मायो यानी कि मसल, टेम्पोनाड यानी कि आपने किसी चीज को दबा के बंद कर दिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिट्रैक्शन दैट द यूट्रस गिव्स टू द ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग। ऑलराइट गाइस, सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।